नमस्कार, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं गौरव कुमार पाठक हमारे खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय में आज आप सबों के बीच हमारे जिले के लोगों के दिलों में रहने वाले पूर्व सांसद, चिंतक, महान राजनीतिज्ञ और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान सचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी का आज हमें सानिध्य मिल रहा है। हम उनके विचार ले रहे हैं, तो मैं पुनः अपने केवी स्टूडियो की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप तमाम दर्शकों से उन्हें रूबरू कराता हूं। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हम धन्यवाद करते हैं। ये बेगूसराय के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि डॉक्टर रोशन जो बहुआयामी व्यक्तित्व का परिचय इन सारे एक तो डिजिटल संसार और चिकित्सीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों में भी यश कमा रहे हैं और आपने बेगूसराय से इस बरसात में उमस में आप यहाँ तक आने का जो आपको कष्ट हुआ उसके लिए भी आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। जल्दी कोई इस पिछड़े गांव में आना नहीं चाहता है, इसलिए आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और धन्यवाद इसलिए भी कि सर आप हमारे ज़िले के गौरव हैं, हमारे ज़िले का अभिभावक। संपूर्ण हर क्षेत्र में जब भी ज़िले की आवश्यकता होती है आप ज़िले की आवाज़ बनकर हमेशा आगे रहते हैं। यूँ कहें कि हर लोगों के दुख दर्द में आपकी सहभागिता होती है और आज यहाँ आपके बीच हमें आकर सर काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से आपको बारंबार नमन करता हूं और हमेशा चाहूँगा कि आप सबों का शुभाशीष हमारे केवी स्टूडियो को मिलता रहे। धन्यवाद। ऐसे सब तो सर आपसे आपका परिचय पूछना, आपको सभी जानते हैं, ऐसा घर घर गांव गांव गली गली तक सब आपको जानते हैं। फिर भी मैं चाहूँगा कि जो भी दर्शक आज यहाँ से आपको सुन पा रहे हैं उनमें से कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो नए युवा हैं, बालक छात्र छात्राएं हैं, जो आपको नई पीढ़ी है वो आपको नहीं जान रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने मुखारबिंद से हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा परिचय बहुत साधारण है, नाम शत्रुघ्न प्रसाद सिंह है। मैं अध्यापक था और अध्यापक के बाद फिर बिहार विधान परिषद में दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में 84 में निर्वाचित हुआ और फिर उस समय जो बलिया लोकसभा क्षेत्र था तो 1996 में मुझे बलिया के मतदाताओं ने लोकसभा भेजा और शिक्षक आंदोलन जब बिहार झारखंड एक था तो 6 लाख जो हमारे सरकारी कर्मचारी और शिक्षक थे जी जी, उसकी एक समन्वय समिति थी 6 लाख शिक्षक कर्मचारियों जी जी, उसका मैं अध्यक्ष भी रहा। जी जी, चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिश से लेकर के 6ठे तक की लड़ाई और फिर अभी 7वें वेतन आयोग की लड़ाई अभी भी हम लोग लड़ रहे हैं और अभी इस वैश्विक महामारी में कोरोना संकट से भी संघर्ष करने के लिए जी जी, अपनी इस टूटी फूटी झोपड़ी में हम रह रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं और आपसे मिलकर के बहुत प्रसन्नता है। यही छोटा सा परिचय हमारा है और कोई दूसरा कोई बढ़ा चढ़ा करके परिचय में देने में विश्वास नहीं। आपने एक बात जो कही सर, टूटी फूटी, आप आम जनमानस की आवाज़ है सर। मेरा पूरा जीवन जितना मैं उम्र का हूँ उससे दुगुना जीवन आपने जनता की सेवा में दिया है सर। और सबसे बड़ी बात की सर, आप हर वो गरीब तबका की आवाज़ है जहाँ तक लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच पाती है या जहाँ तक लोगों का ध्यान नहीं जा पाता है सर। 1996 से 98 में सर आप उसमें बलिया लोकसभा हुआ करता था, उससे सांसद के रूप में चुने गए। आज भी सांसद हैं और भी उस समय के साथ साथ जो चुनावी राजनीति है, जो राजनीति बढ़ा है सर, हम उस पर बाद में बात करेंगे। अपने सांसद काल में सर, ऐसे तो आपने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन मैं चाहूँगा कि अपने सांसद काल में जो आपका सबसे बड़ा कामकाज रहा
जो आपने बड़ा योगदान किया समाज के लिए, उसको आज दर्शकों से साझा करें सर। देखिए, एक सांसद के रूप में जो कुछ सेवा मैंने अपने मतदाताओं क्षेत्र की है, अब उसका कोई मूल नहीं देता है। लोग हास्यास्पद समझता है, क्योंकि मतदाताओं की मानसिकता इस तरह से इस पतित राजनीति के दौर में लोगों ने और भी पतित कर दिया है। आप सोच लीजिए कि 96 से 98 के बीच छोटी बड़ी उपलब्धियां नहीं, बेगूसराय की पहली उपलब्धि हमने दी कि दूरभाष केंद्र का जिला प्रबंधक कार्यालय जी जी बेगूसराय नहीं था, दरभंगा था। जी जी हमारे बेगूसराय जिले के उपभोक्ताओं से दूरभाष विभाग को सबसे ज़्यादा आमदनी होती थी। जी जी दरभंगा से भी ज़्यादा, मधुबनी से ज़्यादा, समस्तीपुर से ज़्यादा। जब मुझे यह सूचना मिली जी कि बेगूसराय सबसे ज़्यादा आय देता है, जी। तो इसका कार्यालय क्यों रहेगा दरभंगा? यहाँ के उपभोक्ताओं को जाना पड़ता था। जी जी जो बिल दे देता था टेलीफोन विभाग, उसको जमा करने के लिए, टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए बहुत तरह की परेशानी होती थी। तो पहला काम मैंने यह किया, उस समय के जो हमारे बिहार राज्य के मुख्य सचिव थे बीपी प्रसाद जी जी वो यहीं बेगूसराय से पढ़ के गए थे, बीपी स्कूल से, यहीं उनका संबंध था। जी जी मेरा उनका गहरा संबंध था। जी जी और उन्होंने भारत सरकार के मेंबर सर्विस कहलाते थे टेलीफोन डिपार्टमेंट के, तो उनसे हमारा संपर्क सरोकार हुआ। जी जी और उस समय हमने इस जिले के 17 अंचलों में, जी जी अभी मटिहानी बेगूसराय सहित अलौली से लेकर के बीरपुर खुदाबनपुर तक 17 अंचलों में दूरभाष केंद्र जी जी 20 करोड़ में स्थापित किया। पहली बार, उसके पहले दूरभाष केंद्र था ही नहीं। जी जी उसके बाद हम जब चुनाव प्रचार में बखरी में रात्रि विश्राम कर रहे थे जी, जी। और सवेरे प्रातःकालीन टहलने के लिए जब निकलते थे, तो सलोना स्टेशन, बखरी स्टेशन का नाम है सलोना, जी जी उसके प्लेटफार्म पर देखा बहुत बोरा मक्का का सैंता हुआ है। जी जी तो पूछा, संतोष शर्मा मेरे साथ थे, कि क्या है भाई? तो कहा ये तो मकई है। जी जी कहा मकई? इतना मकई? अरे आप सांसद बनिए ना, देखिए कुछ उपाय कीजिए। जी जी तो पहला प्रश्न हमने यही किया कि दिल्ली में मकई कोई उपजाता नहीं है, कोई पौधा नहीं है मकई का दिल्ली में, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय स्तर का मक्का अनुसंधान केंद्र है। जी जी पूरे बिहार में सबसे ज्यादा मक्का उत्पादन बेगूसराय खगड़िया में होता है। जी जी इसलिए हमको क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र दीजिए। जी हम लोगों का गौरव था। स्वर्गीय चतुरानंद मिश्र भारत सरकार के कृषि मंत्री थे जी जी और उन्होंने स्वीकार किया। और संयोग ऐसा था कि बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामजीवन सिंह थे। जी जी तुरंत समय तय हुआ, बिहार मंत्रिमंडल की बैठक हुई, राजभवन में हमारे माननीय कृषि मंत्री चतुरानंद मिश्र ठहरे, वहीं बैठक में तय। और दूसरे दिन जो नाव कोठी की जमीन थी यूं ही पड़ी हुई रहती थी, तो उसका उपयोग हम लोगों ने, बिहार सरकार ने उसका अधिग्रहण किया और मक्का अनुसंधान केंद्र उस समय तत्काल 8 करोड़ की लागत पर स्थापित करवाया। हालांकि आज दुर्दशा है, आने जाने का रास्ता नहीं है। दुनिया के 11 देश के लोग जी जी यहाँ आए थे देखने के लिए कि यह कैसा अनुसंधान केंद्र एक पिछड़े जिला में, लोग आना नहीं चाहता था। जी जी उसके बाद मुझको पार्टी ने पेट्रोलियम सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया। 1964 में बरौनी में वो हमारे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। उन्होंने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बैठ के तैयार की, उसमें मुंगेर में नहीं, बेगूसराय बरौनी में ही बरौनी तेल शोधक कारखाना 1964 में स्थापित हुआ। 1964 से लेके 96 तक तेल शोधन क्षमता मात्र
3 लाख मेट्रिक टन ही थी। जी जी जब हम पेट्रोलियम सलाहकार समिति में वहाँ उपस्थित होते हैं तो पहला प्रस्ताव किया कि बरौनी तेल शोधक कारखाना के तेल शोधन की क्षमता का विस्तार किया जाए और साल भर के अंदर 3 लाख मेट्रिक टन से 6 लाख मेट्रिक टन हुआ। जी जी और आज फिर इसका विस्तार हो रहा है, लेकिन नींव हम लोगों ने लोकसभा में पेट्रोलियम सलाहकार समिति की बैठक में जो प्रस्ताव रखा, जी जी वही फाउंडेशन पड़ा इसके विस्तार का। जी जी आज भले लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। और उसके साथ साथ 2 योजनाएं चल रही थी पूरे बिहार में। जी जी एक सुनिश्चित रोजगार योजना चल रही थी और दूसरी जवाहर रोजगार योजना चल रही थी। सुनिश्चित रोजगार योजना में ज्यादा पैसा भारत सरकार देती थी, जी। जवाहर रोजगार योजना में कम पैसा। जी हमारे साथ बेगूसराय से सांसद चुने गए थे कॉमरेड रमेंद्र कुमार। हम दोनों ने प्रयास प्रारंभ किया, क्योंकि उनका क्षेत्र बेगूसराय था, मटिहानी और बेगूसराय और उधर लखीसराय क्षेत्र से पूरा पड़ता था। जी जी तो हम चाहते थे कि पूरे जिले में हो जाए सुनिश्चित। जी हमारे यहाँ के ही, बिहार के ही थे ग्रामीण विकास मंत्री स्वर्गीय चंद्रदेव प्रसाद वर्मा। जी। उनसे मिलकर के हमने कहा सुनिश्चित रोजगार योजना कैसे बलिया संसदीय क्षेत्र और बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में। जी जी और उस समय सक्सेना साहब थे भारत सरकार के ग्रामीण विकास के सचिव। जब उन्होंने संचिका उल्टाई तो कहा तो लिखा हुआ है नक्सल क्षेत्र है जी जी ये मटिहानी और बेगूसराय जो है, इसमें अपराधियों का बोलबाला का बोलबाला है, इसमें तो लूट लेना सब ठेकेदारों के अपराधी सब। जी जी और उसके बाद हमने विधि व्यवस्था का आंकड़ा दिया कि साहब कोई अपराधी नहीं है वहाँ, जी जी और हम लोग शांति व्यवस्था कायम करेंगे, कोई लूट नहीं होगी। जी जी और तब मटिहानी बेगूसराय सहित पूरे बलिया लोकसभा क्षेत्र में सुनिश्चित रोजगार योजना और सामहो की जो पहली सड़क दी, जी जी हमने सुनिश्चित रोजगार योजना में कॉमरेड रमेंद्र कुमार की अनुशंसा से जी। वो शुरू करवाई। इस तरह से अब गिनाने के बहुत सारी बातें तो भूल गए, जनता तो और भूल जाती है, लेकिन ये कुछ ऐसे कार्य हुए जो आज भी उसके मानक हैं। जी जी ये उपलब्धियां हैं, लेकिन उन उपलब्धियों के बाद फिर बलिया लोकसभा क्षेत्र का चुनाव हुआ, जनता ने कहा आपके जैसे काम करने वाले की जरूरत नहीं है, और फिर कैसे आदमी को दे दिया, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं। आपने यहाँ पर एक बात कही, क्योंकि जनता जनार्दन होता है, जिनका आशीर्वाद जनता से हमारे नेताओं को मिलता है, वो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सर, अक्सर देखा गया है कि सिर्फ जीतने वाले का नाम हो, ऐसा नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं सुरवीर आपकी तरह जो हार के भी लोगों का दिल जीत लेते हैं। और मैं यकीन के साथ यहाँ से आपको कह सकता हूँ कि सर आप लोगों के दिलों में रहते हैं। आज आप सांसद प्रतिनिधि नहीं भी हैं, फिर भी लोगों के नेता हैं, आम गरीब बुजुर्गों के नेता हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर आप वामपंथ विचारधारा को लोगों तक, जनमानस तक पहुँचाया। शुरू से ही आपने क्रांति की मसाल जो जलाई, आम जनमानस को उसने समाज के प्रति जागरूक किया। सर तब जब आपकी शुरुआती दौर की जो वामपंथ की राजनीति थी, जो विचारधाराएं थी, लोगों का उनके प्रति विश्वास था, एक सम्मान था, यूँ कहें कि अपनापन था, लोग उससे अपने आप को काफ़ी जुड़ाव महसूस करते थे। और आज जो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वामपंथ की विचारधाराएं बदल गई हैं, उनका सिद्धांत बदल गया है, लेकिन क्या ऐसा बदलाव आया कि अब की राजनीति में सर कि लोग वामपंथ से दूर होते जा रहे हैं? सर देखिए, लोग वामपंथ से दूर नहीं हुए, पहले ये दिमाग में बात बैठा लीजिए। वामपंथ जहाँ था, उसके समर्थक जहाँ थे वही हैं, लेकिन जो संसदीय राजनीति है, इस संसदीय राजनीति में जो आम जनता के कल्याण के लिए प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए, उन प्राथमिकताओं में विकृतियां आ गई। न तो राजनीतिक दल के एजेंडे में विकास की प्राथमिकता है, और न जनता विकास को अपनी प्राथमिकता में रखती है कि हमारे क्षेत्र में जो विकास राजनीतिक दल करेगा वही हमारा प्रतिनिधित्व करेगा। तो ऐसा हुआ कि ज्यों ही शुरू हो गया वो राम जन्मभूमि का विवाद, और उसके पहले
स्वर्गीय प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जो सामाजिक न्याय और मंडल आयोग की अनुशंसा को कार्यान्वित किया, भारतीय संविधान के अनुसार जो पिछड़े वर्ग के लिए चाहिए सामाजिक न्याय जो उनको नहीं मिला था, और उसके खिलाफ, मंडल के खिलाफ आडवाणी जी कमंडल लेकर के चले सोमनाथ से, और पूरे जो हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र है उसमें सांप्रदायिक उन्माद जो फैलाना शुरू किया, और उसके बाद जो जातीय गोलबंदी शुरू हो गई, जो पिछड़े, अति पिछड़े, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये क्या किया, क्योंकि उनके कार्यक्रम में विकास, सद्भावना, मेल, मोहब्बत, इसमें वे कहीं भी सफल नहीं हो सकते थे। इसलिए जनता को सम्मोहित करने के लिए धर्म और संप्रदायवाद का आधार बनाया। जब कोई ऐसी फांसीवादी ताकत अपने कार्यक्रम में विफल हो जाती है तो वह हथियार बनाती है धर्म को, जात को। इससे जनता में भटकाव हो गया, और जो जनाधार था हमारा पिछड़ी जातियों में, अनुसूचित जातियों में, जनजातियों में, और जो मध्य वर्ग के, उच्च मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग में हमारा जनाधार था, उसको भी लुभावने नारे दे करके उनको भी सम्मोहित कर लिया गया, और जनता में ऐसा भ्रमजाल फैला दिया और ऐसा प्रलोभन दे दिया जिससे कि वामपंथ अकेले पड़ने लगा। और जहां संसद में 8 में 8 हम प्रतिनिधि रहते थे, बिहार में भी हमने 23 से ज़्यादा विधायकों को भेजा था, तो उसमें ऐसा उभार आने लगा, जनाधार टूटा और जातीय आधार, जातीय गोलबंदी, जो विकृतियां आ गई समाज में, उससे हमारा जनाधार का क्षरण हुआ है। इसको मानने में हमको कहीं भी कोई एतराज नहीं है, लेकिन संगठन हमारा वही है, आज भी तेवर हमारा वही है। और अब जिन लोगों ने गलतियां की, जो ये शक्तियां बढ़ती चली जा रही हैं, जो ऐसी ताकत बनती जा रही है, जो आर्थिक स्थिति की बदहाली हो रही है, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो वही जनता, वही बेरोजगार नौजवान अब महसूस कर रहे हैं कि हमारे साथ छल हुआ है। और अब फिर से नई राजनीति, नई चेतना, और नई चेतना, नई ऐसी शुरुआत हो रही है नई जिंदगी के साथ कि अब राजनीति का आधार फिर जो ताकत है हमारी, हम समेट कर, और जो भी वामपंथी शक्तियां हैं, जनवादी शक्तियां हैं, जो पंथ निरपेक्ष शक्तियां हैं, उनको हम लोगों ने एक मंच पर लाने का प्रयास प्रारंभ किया है। और अब फिर वामपंथ और तमाम पंथ निरपेक्ष शक्तियां एक साथ आएगी, और राजनीति का एक नया मानचित्र आम जनता के सामने आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सभी चाहते हैं कि जो लोकतंत्र हो हम सब के लिए, जिसमें सबके साथ की बात तो की जाती है और सबके विकास की बात की जाती है, लेकिन व्यवहार में वो नहीं आता। यूँ कहें तो हमारे जितने भी आदर्श महापुरुष हुए, सबका यही कहना था कि समाज में जो कुछ भी बदलाव हो वह समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, तभी वह बदलाव सार्थक है, और जिसकी आवाज़ आप हैं। सर, बेगूसराय की राजनीति, चूँकि आप बेगूसराय की राजनीति के पुरोधा हैं, यूँ कहें कि आप यहाँ की राजनीति की पहचान है सर। मिनी मास्को के नाम से इसे जाना जाता था सर, लेकिन आज स्थिति क्या है, किसी से छिपी हुई नहीं है सर। इसके संदर्भ में सर आपके क्या विचार हैं? नहीं, बेगूसराय के राजनीति तो बदले, अब तो बेगूसराय ही संसदीय क्षेत्र है, अब बलिया संसदीय क्षेत्र नहीं है। लेकिन जब बेगूसराय संसदीय क्षेत्र बन रहा था तो काफ़ी प्रयास हमने किया, और बेगूसराय की जनता, बड़े बड़े गांव जो थे, रामदेरी के लोग, मंझौल के लोग, उनका था एकमात्र अरमान कि बेगूसराय का बेटा हमारा सांसद हो।
सौभाग्य दुर्भाग्य जो कहिए, शुरू से एक हुए 52 में मथुरा मिश्र जिनका घर पचम्मा था, जी जी। उसके बाद श्यामनंदन मिश्र बाहर से, तमाम अभी तक ये 2019 चुनाव तक बेगूसराय का बेटा लोकसभा नहीं गया, बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से। जी जी। जब मैं उम्मीदवार बना, उन्हीं मतदाताओं की जो आकांक्षा थी कि बेगूसराय के बेटा को हम भेजेंगे संसद, लेकिन वो गठबंधन भाजपा जदयू हो गया। बेगूसराय के बाहर गंगा पार का बेटा बलिया में भी आ गया, और गंगा पार मुंगेर से बेटा मोरारजी हसन साहब को यहाँ की जनता ने पसंद कर लिया। तो मैं कोई निराशा में नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा, भले ही मोरारजी हसन सांसद थे, लेकिन मैंने देखा है हमेशा, हमारे दादाजी भी बताते हैं इस बात को, या आम लोगों से जो बड़े बुजुर्ग हैं समाज के, वो बताते हैं कि जब भी किसी जनता को कोई परेशानी आती थी तो सबसे पहले वो अपने सांसद को तो पहचानते तक नहीं थे, वो सबसे पहले आप भागे भागे आपके पास आते थे। सर, सांसद नहीं होते हुए भी आपने वो सारा काम उनका किया, वो जितने भी उनकी अभिलाषा थी, आकांक्षा महत्वाकांक्षा थे, सबको आपने पूरा किया। सर, ये आपका बड़प्पन है कि आज आप प्रतिनिधि नहीं भी होके लोगों के दिलों में रहते हैं। है ना, हम कह रहे हैं ना, जो हम उपलब्धियां गिना रहे थे, आपको एक घटना बतला दें। हम लोगों ने बरौनी जंक्शन के लिए प्रयास किया कि ये तो श्मशान घाट में हमारा बरौनी जंक्शन तब्दील हो रहा है। कपूरथला में रेल का डिब्बा बनता था। जी जी। हम लोग गए कपूरथला देखने के लिए। कपूरथला से ज़्यादा जमीन गरहरा में हमारी थी, चूँकि यहाँ छोटी लाइन और बड़ी लाइन का जो यानांतरण हुआ, ये बहुत बड़ा ट्रांसशिपमेंट यार्ड था। इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसशिपमेंट यार्ड इन एशिया। और करीब करीब 2000 एकड़ जमीन उपलब्ध थी। जी जी। हमने लोकसभा में प्रश्न किया, पहले हमने यहाँ कहा जो डीजल शेड बनाया जाए। जी जी। रामविलास पासवान माननीय वहाँ रेल मंत्री थे। जी जी। समस्तीपुर में उन्हीं के पीताम्बर पासवान सांसद थे। उन्होंने हमारे यहाँ मंजूर डीजल शेड को उठा के दे दिया समस्तीपुर। कोई बात नहीं, फिर लड़ाई हमने शुरू की लोकसभा में कि हमको डिब्बा निर्माण का कारखाना दीजिए। तो उसके बदले उन्होंने डिब्बा पुनर्कल्पन डिपो के लिए माननीय रामविलास पासवान रेल मंत्री के रूप में गरारा में शिलान्यास किया। स्वर्गीय चतुरानंद मिश्र भी उसमें थे। एक मधेपुरा के सांसद थे रमेंद्र कुमार रवि, हमारे कॉमरेड रमेंद्र कुमार और मैं शिलान्यास किया डिब्बा पुनर्कल्पन डिपो गढ़ारा में। पता नहीं उस शिलापट कहाँ उखाड़ करके फेंक दिया। और अभी भी आंदोलन जारी है। फिर उसके बाद हमने हारने के बाद फिर जब नीतीश कुमार रेल मंत्री हुए तो मैं चला गया रेल भवन। जब वहां देखा माननीय नीतीश कुमार ने कहा, कहाँ है आपने जिस जनता के लिए इतना किया वो हरा देती है। कहा हरा दिए, न मेरी हार नहीं न मेरी जीत नहीं, मैं जब तक सांस लेता रहूंगा जनता की सेवा करूंगा, आप दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसके लिए फिर बजट में प्रोविजन करते हैं। और फिर उस कारखाना को उठा करके वे ले गए हरनौत। दूसरी बार फिर हमने प्रयास किया जब माननीय लालू यादव रेल मंत्री हुए, वहाँ हमको कारखाना का हमने शिलान्यास करवाया तो उठा करके वो इलेक्ट्रिशियन ले गए मधेपुरा, और उसके पहले वो छपरा लेकर के चले गए। लालू जी भी हमारा शिलान्यास क्या हुआ कारखाना मधेपुरा और छपरा, और माननीय नीतीश कुमार रेल मंत्री के रूप में हरनौत, ये हमारा किया हुआ था। अब आपने कहा, बार बार आप कह रहे हैं कि वामपंथ के साथ जनता क्यों नहीं है। जनता जब जात में मेरा ये है सर कि बेगूसराय में कभी सभी सीट आपकी पार्टी को जाता था सर, और आज आखिर कहां आप, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आज क्या कारण कि जनता के साथ जुड़ाव आपका नहीं हो पा रहा। सभी सीट नहीं, एक बार हम लोगों ने नारा दिया था जब महागठबंधन हुआ था कि कांग्रेस सूरज ने ललकारा है 7 सीट हमारा है। तो उसमें हम बखरी जीते, टेघरा जीते, बछवाड़ा जीते, मटिहानी जीते, और बाकी गठबंधन दूसरे दलों के लिए यहाँ पहले ही था कि भाई दूसरे दलों के लिए ऐसा नहीं प्रयास करते थे, लेकिन उनको सफलताएं नहीं मिलती। हाँ, तो चूंकि वो हमारे साथ
वो जनता थी, लालू की भी जनता थी हमारे साथ, नीतीश की भी जनता थी हमारे साथ। कोई जात पात, चूंकि हम लोग जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं जात पात करते नहीं हैं, जातपात में विश्वास नहीं करते हैं, और इसीलिए जो अत्यंत शोषित पीड़ित जनता थी जिसकी लड़ाई हमने आज नहीं, कॉमरेड सूरज, कॉमरेड देवकी रामचंद्र पासवान के नेतृत्व में हमने नावकोठी स्टेट की 3000 एकड़ से ज्यादा जमीन पर लाल झंडा करवाया, और जो आसमान के नीचे जनता रहती थी उसको हमने जमीन पर बसाया, पर्चा दिलवाया। उस समय नारा था खौर बांस का पैसा दो, जी जी, ये नारा लगाया था। इंदिरा आवास उसके बाद हम लोगों ने नारा लगाया। तो हमने जमींदारों के शोषण के खिलाफ, हमने जो हमारी बहु बेटियों की इज्जत उस समय के जमींदार लोग सुरक्षित नहीं रख पाते थे, उसके खिलाफ सामाजिक न्याय तो आज न माननीय लालू प्रसाद जी जप रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी खास करके बेगूसराय में जिसको लोग सुद्दर कहते थे उसको हमने कुर्सी पर बैठाया, जी जी, उसको हमने सम्मानित किया। जिसको मुसलमान कहते थे उसको सम्मानित किया। एक साथ बैठना उठना, श्राद्ध ब्याह खान पान कोई मतभेद नहीं। इसलिए मुस्लिम भी हमारे साथ थे, ये तमाम पिछड़ी जाति के लोग भी हमारे साथ थे। जो शुरू में हमने कहा कि जातीय उन्माद यदि नहीं होता, जी जी, और आज भी यदि महागठबंधन मजबूत हो जाए, जी जी, तो फिर सीपीआई का जो तेवर है, हम बखरी भी जीतेंगे, तेघड़ा जीतेंगे, बछवाड़ा जीतेंगे, और जितनी सीटों पर महागठबंधन उम्मीदवार खड़ा करेगा, बिहार विधानसभा की 243 सीट पर महागठबंधन निश्चित रूप से विजयी होगा, यही आशा और भरोसा। लेकिन आम जनता से फिर हम अपील करते हैं, मार्मिक अपील करते हैं कि यदि इस बार आप चुके तो इतिहास माफ नहीं करेगा। और महागठबंधन जो राजद वाले, कांग्रेस वाले जिसमें विलंब कर रहे हैं सीट के निर्धारण में, उम्मीदवार की घोषणा करने में, यह जनाकांक्षा का उल्लंघन हो रहा है। जी जी, अतिशय विलंब से नकारात्मक संदेश जा रहा है। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चाहती है कि अविलंब आप सीट तय कीजिए, उम्मीदवार की घोषणा कीजिए और जंगे मैदान में जाने दीजिए। देखिए हम सांप्रदायिक तत्वों को निश्चित तौर पर शिकस्त देंगे, क्योंकि जनता तैयार है, हमारा संगठन तैयार है, और आम जनता की ही आकांक्षा है कि इस बार हम बदल के रहेंगे बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कही जनता जनार्दन की बात। सर, जो लोगों में राजनीतिक मूल्य हैं सर, सिद्धांत हैं, जिसकी बार बार आप बता रहे हैं, जो एक सर्वहारा वर्ग के बारे में आपकी जो विचारधारा है, समाजवाद, सर्वहारा वर्ग, आज आपको नहीं लगता कि जिस पूंजीवाद के खिलाफ आपने लड़ाई लड़ी, या आपकी पार्टी शुरू से उसके खिलाफ लड़ी, आम गरीब मजदूर का साथ दिया, आपकी कहीं भी आपकी विचारधारा में कोई जाति शब्द का उल्लेख नहीं आया है। वहाँ पूंजीपति वर्ग और विद्रोह जो उनके खिलाफ जो आवाज़ उठाया गया है, उसमें मजदूर वर्ग और पूंजीपति वर्ग के विभेद को दिखाया गया है। लेकिन आज की राजनीति में सब अपने अपने को एक खास राजनीति, जो भी दल हैं, जितने भी दल हैं, मैं किसी एक दल के बारे में नहीं कह रहा सर, सब ने अपने आप को एक खास धर्म के साथ, खास जाति के साथ जोड़ा है। ये क्या, तो आम जनमानस में मैं कह सकता हूं सर कि यादव लोग हैं तो ये लालू यादव के उनको अपने नेता मान रहे हैं, रामविलास पासवान जी हैं तो जो पासवान है वो उनको अपना नेता मान रहे हैं, नीतीश जी को कोई अपना जो खास जाति के लोग नेता मान रहे हैं, और जैसे आप सुनते हुए कि एक मुकेश सहनी है तो सन ऑफ मल्लाह लिख रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये प्रश्न है आपका कि जो नेता होता है वो लीडर होता है सर, संपूर्ण समाज को लीड करता है सर। तब के जो नेता थे उनकी विचारधारा होती थी कि मैं सबका हूँ। आज आपको नहीं लगता कि कुर्सी के लोभ के कारण ये सारी विचारधाराएं जनता पे थोपी जा रही हैं, या यूं कहा जाए कि अपनी कुर्सी की चाहत में उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों का जो है गला घोंट दिया है? यही तो आप मेरे मुंह की बात छीन करके आप कह रहे हैं। ये तो मेरी बातों का आपने समर्थन किया, लेकिन जो मैंने प्रारंभ में निवेदन किया कि जो प्राथमिकताओं की विकृतियां आ गई थी, अब प्राथमिकता में है बेरोजगार, और बेरोजगार सभी जात में हैं, चाहे आप हिंदू धर्म में रहिए कि इस्लाम धर्म में रहिए। सभी नौजवान महसूस करते हैं कि यह जो आर्थिक नीति है, यह आर्थिक नीति और भी बेरोजगारी बढ़ाएगी। तो आर्थिक नीति तो भारत सरकार तय करती है,
लेकिन अभी आपको एक प्रसंग अभी तुरंत जो ताज़ा घटना है, कल लोकसभा में जी जी प्रश्न किया गया कि कितने प्रवासी मजदूरों की मृत्यु हो गई जी जी और कितने को मुआवजा दिया। ये बेशर्म गंगवार शर्म मंत्री हया शर्म धो करके पी गया है। जी, जी, जी। कहा कि हमारे पास आंकड़ा ही नहीं है। यदि तुम्हारे पास आंकड़ा नहीं है, रेल मंत्रालय से पूछा तुमने जी जी कि तुम्हारी पटरियों पर कितने मर गए? रेल मंत्रालय से पूछा जो विशेष गाड़ियों का अंतिम समय में आपने बंदोबस्त किया, उनमें कितने लोग सवार हुए? बिहार सरकार या महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, इन राज्य सरकारों से आपने आंकड़ा इकट्ठा करने का कष्ट किया? ये संवेदनशील सरकार नहीं है, संवेदना मर गई है इसकी। शर्म हया बेच लिया इन लोगों ने। इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को शुरू में ही जो ही प्रवासी मजदूरों का प्लान शुरू किया, एक एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता गांव में प्रवासी मजदूरों के बीच गए। वो सैनिटाइजर लेके गए, वो मास्क लेके गए, वो साबुन लेके गए। और यह जो ऐलान कर दिया था माननीय प्रधानमंत्री ने कि इतने लोगों को मुफ्त में अनाज देंगे और रुपया भी देंगे, 500 रुपया 6-6 हज़ार देंगे। जो कह दिया लोकसभा में बेशर्म श्रम मंत्री ने कि साहब जब हमारे पास आंकड़ा ही मरने का नहीं है तो उनको मुआवजा देने का कहां प्रश्न उठता है? जी जी ये तमाम प्रवासी मजदूरों का अपमान है, जी जी ये इंसानियत का अपमान है। उस दुधमुहा बच्चे को देखिए जो प्लेटफार्म पर उसका अभिभावक मृत सोया हुआ है, चादर तान रहा है। वो अबोध बालक समझता है कि हमारा ये अभिभावक जिंदा है। वह संवेदना कहाँ चली गई? इसलिए तमाम प्रवासी मजदूर और उनके समर्थक और हमारे कार्यकर्ता इसको अपमान समझते हैं और प्रवासी नहीं कहते हैं। वो तो केरल की हमारी सरकार प्रवासी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, कहा ये हमारे अतिथि हैं और उनके लिए जो भोजन का इंतजाम किया, जिस राज्य का जो भी भोजन था, जी, जी। जो स्वाद था, हमारी केरल की सरकार ने इंतजाम किया। और स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी दुरुस्त, वहाँ हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। जी जी 6 माह हो गए, आपने कितने कोरोना अस्पतालों का निर्माण जी किया? जी आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र जमीन रहते हुए बनाने में कौन रोक रहा है? आप कह रहे हैं कोरोना संकट से हम लड़ रहे हैं, आप मानवता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए जनता इस बार माफ नहीं करेगी। जी जी और निश्चित तौर पर जो आपके मन में बार बार यह सवाल कौंध रहा है, और स्वाभाविक है, जब हम बिहार विधानसभा में नहीं हैं, जब हम लोकसभा में नहीं हैं, तो क्या हमको यह महसूस नहीं होता है कि पराजय से पस्त हिम्मती नहीं है। लेकिन अब जो जनाक्रोश है, जो असंतोष है, जो बेरोजगारों में जो उफान है, आपने देखा पिछले दिनों जब आप मन की बात कह रहे थे माननीय प्रधानमंत्री, तो लाख से ज्यादा डिसलाइक हो गया। जी, जी। उसको भले ये उनका जो भाजपा का IT सेल है डिलीट कर दिया, लेकिन मन से डिलीट कैसे होगा? जी 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 इसलिए आप देखिए परसों का एक सर्कुलर निकाल दिया वित्त विभाग कि अब कोई भी किसी भी विभाग में नया पद सृजन नहीं होगा। रेलवे में 2200 पद सृजन क्या हुआ? विड्रॉ कर लिया। जितना भी हमारा पब्लिक सेक्टर था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिन सार्वजनिक क्षेत्रों का निर्माण किया था, जिसको कहता था कि ये हमारा तीर्थराज प्रयाग है, यही काशी है, यही बनारस है, यही देवघर है, यही सबसे बड़ा तीर्थस्थल बनेगा। सार्वजनिक क्षेत्र का चूंकि जो लाभ होता था भारत के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए, और जो बेच रहा है अंबानी के यहाँ, जो तमाम ये प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, ये व्यक्ति का मुनाफा होगा। इसलिए ये तमाम पूंजीपति जो हैं पहले डरते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के और तमाम जो प्रगतिशील तत्व थे उनसे, और वे अलग रहते थे। क्योंकि हमारी जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में हम नहीं चाहते थे कि ये निजीकरण हो जाए। अब बैंकों को बेच रहे हैं, रेलगाड़ी को बेच रहे हैं, IOC को बेच रहे हैं। ये आपको किसने इजाजत दी? जमीन हमारी, पटरी हमारी, और आप बेच रहे हैं, सौदा कर रहे हैं। ये भारत
की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत की अस्मिता के साथ आप इस तरह सौदेबाजी करें, खबरदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। भारत की जनता और खास करके यही अग्नि परीक्षा है बिहार की धरती पर नवंबर में होने वाले चुनाव में, और आम मतदाताओं का हम आह्वान करते हैं, हम क्रांतिकारी आह्वान करते हैं, आइए इस अग्नि परीक्षा में संविधा दीजिए, होम कीजिए, नया बिहार और आगे बढ़ता हुआ बिहार बनाएंगे। और आपके इस जो आगे बढ़ता बेगूसराय, विकास करता बेगूसराय और किब स्टूडियो के डॉक्टर रोशन कुमार का एक बार फिर आभार प्रदर्शन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि निश्चित रूप से हमारा बेगूसराय बढ़े, हमारा बिहार बढ़े, हमारा बिहार का गौरव, बेगूसराय का गौरव पुनः जीवंत हो सर। और ये सब आपके मार्गदर्शन में और आप सबके आशीर्वाद में ही संभव है सर। सर, आपने एक बात कही निजीकरण को लेके, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस युवा को दिलासा दिलाकर युवा को, चूंकि युवा 10 साल की जो यूपीए सरकार थी गठबंधन की, उस सरकार से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं उनको असंतुष्टि हुई और वो उन्होंने एनडीए को अपना समर्थन दिया, लेकिन आज युवा सबसे ज़्यादा ठगा गया है। जो देश की वर्तमान स्थिति है, आज जो रोजगार के अवसर समाप्त होते जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि कितने परिवारों के सपने टूट रहे हैं? निश्चित तौर पर सपना जो होता है, पास ने कहा सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। आप जो सपना छीनते हैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, तो खतरनाक खेल खेल रहे हैं। और निश्चित तौर पर मन मिजाज बना लिया है जनता ने, मतदाताओं ने और खास के नौजवानों ने। ये जो एनडीए सरकार की जीत हुई, ये कांग्रेस के खिलाफ जो भ्रष्टाचार का जितना भी घोटाला का आया, सबों का फैसला हो गया, सबों की जांच हो गई, जी जी। सब जेल से निकल गया। और इस सरकार में जो घोटाला हो रहा है एक से एक, और जो इस सरकार में मानवता के खिलाफ, कहीं रिटायर्ड मिलिट्री मैन, सैनिक, नौसेना पदाधिकारी को पीटा जा रहा है, और जो विरोध करता है उसको देशद्रोही कहा जा रहा है। कॉमरेड सीताराम येचुरी जो सीपीआईएम के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे अपूर्वानंद तो महान साहित्यकार दिल्ली विश्वविद्यालय के, यह हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और महान चिंतक समाजशास्त्री जोगेंद्र यादव, ये तमाम ऐसे और कितने लोगों को जेल में, ये अभी देखिए माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैसा ऐतिहासिक जजमेंट दिया डॉक्टर कफील के संबंध में कि कोई विरोध करेगा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का हमारा दिया हुआ प्रदत्त मौलिक अधिकार है, हम बोलेंगे सत्ता के खिलाफ, और सत्ता तभी टिकाऊ हो सकती है, जनतंत्र तभी टिकाऊ हो सकता है। आप तो जनाजा निकाल रहे हैं, ये जमहूरियत का जनाजा निकाल रहे हैं। लोकतंत्र जिंदा रहेगा जबकि सशक्त विरोध होगा, सशक्त प्रतिरोध होगा। जो प्रस्तावना है भारत के संविधान के, भारत का संविधान एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, किसने ये जो प्रस्तावना लिखी उद्देश्य का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बनाने के लिए क्या करते हैं, जी जी। क्या क्या हम लेंगे, तो हम लेंगे सामाजिक न्याय, जी जी, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और अवसर की समानता जी। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं, कोई जात का भेदभाव नहीं, और तमाम जो ये हमारी प्रस्तावना है जी जी। भारत के संविधान, उसका आप अपहरण कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण, जो आपने देखा लगातार आज का आंकड़ा है कि 65 लाख शिक्षकों के पद रिक्त थे। अच्छा सर, यहाँ पर हम आपसे एक प्रश्न लेना चाहेंगे सर, क्योंकि आप बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के पहले अध्यक्ष भी थे, वर्तमान में आप सचिव भी हैं। शिक्षा, और आपने शुरू में ही कहा कि आपको शिक्षा से काफ़ी लगाव रहा, एक शिक्षक के रूप में भी आप हमेशा समाज की सेवा करते रहे हैं सर। एक प्रश्न ये है सर कि बिहार जो कहीं संपूर्ण संसार को सर ज्ञान देता रहा था, जो ज्ञानस्थली थी,
नालंदा हमारा गौरव, हमारे देश का गौरव, विश्व के अलग अलग कोने से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। लेकिन आज बिहार की शिक्षा, संपूर्ण भारत में बिहार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पीछे है। इसकी दुर्दशा किसी से छिपी हुई नहीं है सर। एक चिंतक के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, एक विद्वत जन के रूप में सर, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र दुनिया से चले गए। हम लोगों ने लगातार शिक्षा की खानगी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई की और 2 अक्टूबर 1980 में हमने बिहार से खानगी व्यवस्था का खात्मा कराया। उसके बाद माननीय लालू प्रसाद जी के ज़माने तक भी व्यवस्था वही बनी रही। ये 2005 में जब माननीय नीतीश कुमार आए, इन्होंने शिक्षा का निजीकरण शुरू कर दिया और शिक्षक जैसे मर्यादित पद पर, जैसे भाजपा की सरकार थी झारखंड में, तो उसने शिक्षक शब्द का ही अवमूल्यन कर दिया। शिक्षक तो रखा ही नहीं, वो पारा शिक्षक कहता है। अब सोच लीजिए, पारा का क्या अर्थ होता है? आधा। जैसे पारा मिलिट्री, जी जी, पारा हेल्थ वर्कर, वो शिक्षक है ही नहीं। इसके पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने शिक्षा मित्र बनाया, इन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी बना दिया, नियोजित शिक्षक। ये शिक्षक शब्द का अपमान, गुरु शब्द का अपमान किया और कहा कि पंचायती राज में रहेगा। उनका वेतनमान नहीं दिया, उनकी सेवा शर्त नहीं दी, और इसे मैं शिक्षा का निजीकरण समझता हूँ। इसके कारण जो इसमें गुणात्मकता आनी चाहिए, जो शिक्षा का स्तर ऊंचा उठना चाहिए, इन्होंने कोई प्रतियोगिता परीक्षा नहीं ली प्रारंभ में। जी जी, धन्यवाद के पात्र आज भी हैं। लालू प्रसाद का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग से जी जी, प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करवा के जितने शिक्षकों की नियुक्ति करवाई लालू शासन में, आज भी प्राथमिक और मध्य, अब तो उनका भी स्तरोन्नयन हो रहा है। जी जी, ये शिक्षक सुयोग्य हैं। जी जी, अब जो यहाँ भी जो शिक्षा मित्र कहलाते थे, उनका थोड़ा थोड़ा माने अब परिवर्तन होते जा रहा है, सुधार हो रहा है। लेकिन जब तक ये नियोजित शिक्षक तथा कथित, जिनको अब ये जिला परिषद शिक्षक कह रहे हैं, इनको 7वें वेतन आयोग का वेतनमान नहीं देगा, इनको नियमित शिक्षकों के जैसा यदि सेवा शर्त नहीं, इनके पास जो अधिसूचना थी अभी जो उन्होंने निकाली है, ये शिक्षक विरोधी है और शिक्षा का स्तर गिराने में भारत सरकार, बिहार सरकार दोनों गुनाहगार है। दोनों को क्षमा हम लोग नहीं कर सकते हैं। जी जी, और अभी जो शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जी जी, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति मेरे पास है, रोज रोज इसका अध्ययन करते हैं। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जी, नई शिक्षा नीति जी 2020, जी जी, यह तो शिक्षा को और भी जी जी, रसातल में भेजने वाला, और रोज रोज प्रधानमंत्री इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, भारी भारी विद्वान प्रशंसा कर रहे हैं। जी जी, और मेरी मूल आपत्ति है, कई बार हमने लाइव टेलीकास्ट में कह दिया कि कहता है इसमें किसी का हस्ताक्षर नहीं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, देख लीजिए, किसी का हस्ताक्षर नहीं। जी जी, ये किसने लिखा? कहता है कस्तूरी रंगन। कहाँ दस्तखत है कस्तूरी रंगन? किसी सरकारी पदाधिकारी की अधिसूचना इसमें नहीं है, किसी अध्यक्ष, किसी सदस्य का इसमें हस्ताक्षर नहीं है। पहली तो आपत्ति यह है। और दूसरी आपत्ति यह है कि अब फिर इस जो भी बचा खुचा है हमारा विद्यालय, महाविद्यालय, उसका फिर से एक बार निजीकरण बाजार के हवाले कर दिया है। और मौलिक अधिकार जो था बच्चों का, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में जी जी, बच्चों को हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगे, उस मौलिक अधिकार का भी अपहरण कर लिया, जिसकी शक्ति संसद को भी नहीं है। जी जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि मौलिक अधिकार की कटौती सरकार या संसद भी नहीं कर सकती है। जी जी, ये है सबसे बड़ा मैंने फैसला सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया शिक्षा की जो दयनीय स्थिति हुई है, इसके लिए जो हमारा सिस्टम है, सर आपको नहीं लगता कि एक शिक्षक
जो जिसका पूर्ण समर्पण होता था समाज के प्रति। चूँकि शिक्षक शुरू से ही गुरु वंदनीय है, गुरु ब्रह्मा के रूप में, विष्णु के रूप में, सब में रूप में पूजित होते हैं। यूँ कहे कि भगवान से पहले उनको पूजा जाता है। लेकिन आज आपको नहीं लगता कि एक आदर्श अध्यापक, चाणक्य जैसे अध्यापक की आज हमारे समाज को बहुत महती आवश्यकता हो गई है? और यूँ कहें तो आज दूर दूर तक ऐसा होता दिखता नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार और शिक्षक के इस मतभेद में, संघर्ष में हमारे आने वाली पीढ़ी का कहीं ना कहीं जो भाग्योदय होना चाहिए वह कुंठित होता जा रहा है। सर देखिए, समाज में अच्छे और बुरे सब ही क्षेत्र में लोग होते हैं। समाज में यदि अपराधीकरण होगा, समाज में यदि अपराधी का राजनीतिकरण होगा, समाज में यदि जातीय भेदभाव होगा, समाज में यदि लैंगिक भेदभाव होगा, तो उसका असर शिक्षकों पर भी पड़े बिना नहीं रह सकता है। लेकिन आज भी हमारा दावा है कि हमारे शिक्षक 90 से 95% अच्छे हैं और वे पढ़ाते हैं। जी। लेकिन यदि उनको आप असंतुष्ट रखेंगे, 4 महीना 5 महीना तक उसका वेतन का भुगतान नहीं करेंगे, तो वह तनाव से ग्रसित रहेगा। जी। वह बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए जब तक शिक्षकों को सम्मानित, और केवल सम्मानित शब्द से उनको विभूषित नहीं करना है, जो मानवीय गरिमा के साथ, जो डिग्निटी ऑफ लाइफ है, आर्टिकल 20 में प्राण रक्षा का अधिकार, ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। जी जी। मानवीय गरिमा के साथ सम्मानजनक जो वेतनमान है, 7वां वेतनमान नहीं देंगे। और फिर विश्वविद्यालय में जो आप कह रहे हैं कि 100 हम फॉरेन यूनिवर्सिटी को ले आएंगे, विदेशी विश्वविद्यालय को ले आएंगे, यानी गरीब के बच्चों को, शोषित वंचित जो हमारे समाज के हैं, उनको ऊंची शिक्षा देने नहीं, ये उसकी साजिश है कि उनको ऊंची शिक्षा से अलग रखो। जी जी। इस साजिश को हम लोगों ने बेनकाब किया है। शिक्षा मौलिक अधिकार है, सब भारत के नागरिक हैं और उनका जो संविधान है हम लड़ते रहेंगे। और मौलिक अधिकार के खिलाफ जो सरकार आएगी उस सरकार को हम लोग परास्त करेंगे। इसलिए इसके लिए भी हमने जनता का आह्वान किया है कि आपका बेटा नहीं अब स्कूल जाएगा, शिक्षा महंगी होगी, शिक्षा का निजीकरण, बाजारीकरण होगा। और जब निजीकरण होगा, अस्पताल का निजीकरण, स्वास्थ्य केंद्र का निजीकरण, विद्यालय महाविद्यालय का निजीकरण, तो भारत कभी विश्व गुरु बनेगा ही नहीं। यह जो स्वांग है, यह जो सपना है, ये चकनाचूर हो जाएगा। अच्छा सर, मैं बेगूसराय की कुछ बातों को रखना चाहूँगा आपके सर, कि अभी हाल ही में दरभंगा में एक एम्स बना है। हमारे बेगूसराय में एक उलाव हवाई अड्डा है जो अतिथि के लिए खास समयों में वहाँ उसकी उपयोगिता सिद्ध होती है सर, जो वर्षों पहले उसका निर्माण हुआ सर। हमारे बेगूसराय में दिनकर के नाम से विश्वविद्यालय की मांग, चूँकि राष्ट्र कवि दिनकर के हुंकार से संपूर्ण भारत हुंकारित हुआ था। हम सभी चाहते हैं कि हमारे बेगूसराय में दिनकर के नाम से एक विश्वविद्यालय हो। ये हमारी दिनकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और हमारा जो बेगूसराय है वो भविष्य में उसका एक सुनहरा सपना जो साकार होगा सर। तो ये सारी चीज़, चूँकि आप भी बेगूसराय के एक महान अभिभावकों में से गिने जाते हैं सर, तो सर इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बेगूसराय अभी दरभंगा प्रमंडल में नहीं है, यह है मुंगेर प्रमंडल। और मुंगेर प्रमंडल का सबसे आकर्षक, क्योंकि बिहार का एकमात्र औद्योगिक केंद्र है हमारा बेगूसराय। जी जी। बिहार में कहीं नहीं है जी। इसीलिए चाहे एम्स हो या दिनकर विश्वविद्यालय हो जी, या हवाई अड्डा हो, इसके लिए हमारा छात्र संगठन जो AISF है, जी जी, हमारा नौजवान संगठन जो AIUF है, जी जी, लगातार महाविद्यालय से विश्वविद्यालय तक, सड़क से राजभवन तक संघर्षरत है। और हम लोगों ने भी जी, लगातार, जब मैं सांसद था जी जी, तो उलाव हवाई अड्डा के लिए भी प्रश्न किया था जी, और उसके फलस्वरूप चाहर दीवारी से उलाव हवाई अड्डा, इधर आप जाएंगे उस होकर के, तो उसकी चाहर दीवारी का भी निर्माण हुआ है। हालांकि उसमें भी कुछ बाधाएं उपस्थित हुई थी, लेकिन उसका विकास रुक गया था। हम आपको स्मरण दिला दें,
जब हमारे स्वर्गीय गृह मंत्री इंजित गुप्ता जी थे तो उनके साथ जो सेना का हेलीकॉप्टर है, चूँकि वो होम मिनिस्टर थे, तो उनके साथ मैं आया था और वो जो हमारा चांद सूरज अस्पताल है उसके शिलान्यास के लिए उनको हम लाए थे। तो उसी हेलीकॉप्टर से आया, उनको हमने दिखाया कि यह हवाई अड्डा बहुत पुराना है, इसका विकास और विस्तार नहीं हो रहा है, आप ध्यान दीजिए। जाते ही उन्होंने प्रस्ताव किया था। जी जी। फिर कई प्रधानमंत्री का उसमें भाषण भी हुआ, लेकिन अभी तक उसकी उपेक्षा है। और एम्स का निर्माण जो दरभंगा में हुआ, वहाँ तो पहले से डीएमसीएच था ही, जी। पुराना अस्पताल था, तो उसका विस्तार किया जाता। लेकिन एम्स होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जमीन है एम्स के लिए, हमारे यहाँ सभी संसाधन उपलब्ध है, हमारे यहाँ रेलगाड़ियों का जो आवागमन उसकी सुविधा है, हमारे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र है, इसलिए हमारे यहाँ ही एम्स की स्थापना होनी चाहिए थी। दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना की तो मांग हमारी पुरानी है, और छात्र संगठनों की मांग पर तो एक शाखा का साइन बोर्ड लटका दिया था गणेश दत्त महाविद्यालय के प्रांगण में। जी जी। लेकिन विश्वविद्यालय उपकेंद्र, हाँ वो उपकेंद्र, वो तो देखने दिखाने का रहा, इसलिए हम उसके लिए लड़ते रहेंगे। बेगूसराय में एम्स का निर्माण हो, बेगूसराय में जो गढ़ारा की हमारी मांग पुरानी है, जो अभी कई नौजवान लड़ाई कर रहे हैं, उस एशिया की सबसे बड़ी, हाँ, उनकी मांग का हम समर्थन करते हैं। उसमें रेल कारखाना का निर्माण हो, उसमें विद्युत के लिए जो अभी लड़ाई चल रही थी उसके निर्माण का भी रास्ता साफ हो, उसका उद्घाटन निश्चित तौर पर किया जाए और एम्स की स्थापना हो। बेगूसराय का सर्वांगीण विकास, जो सड़कों का निर्माण, और बेगूसराय में जो जल जमाव, देखिए 3 रोज वर्षा होती है, लगता है कि बेगूसराय कोई झील में तब्दील हो गया। क्या ये नगर निगम है कि नरक निगम है? कौन चीज ये रख दिया है साइन बोर्ड? इसलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि इतनी योजनाओं का, नाला का, सीवर प्लांट जिससे पाखाना का नाला है, माननीय प्रधानमंत्री को वहां भी जाकर के कहता है उद्घाटन कर दिए, शिलान्यास कर दीजिए। हमको तो याद है एक बार माननीय रामजीवन बाबू या भोला बाबू स्वर्गीय हो गए, और वहाँ कार्यालय भवन के बगल में एक जूता का शोरूम खुला था। तो हमको आया कहने के लिए कि सर चलिए फिटा करें। हम कौन चीज का? जूता का। बात पागल कहेगा, जूता का। एक वहाँ खोदावनपुर में होटल बन रहा था, शराब का भी वहाँ पर लोग उस समय बंदी नहीं हुई थी। आया हमको कहने के लिए रामजीवन बाबू थी न अपने चलिए, हम कहा होटल का उद्घाटन करने लगे जाएंगे, तो स्तर गिरा दिया। हाँ, ये बात आपने जो कही, राजनीतिक का स्तर जो एक सिद्धांत होता, जो एक आदर्श होते थे, कहीं ना कहीं उसका अवमूल्यन हुआ है सर। अवमूल्यन हुआ है। इसलिए माननीय सांसद, माननीय विधायकों को भी अपनी मर्यादा का ख्याल करना चाहिए। और हम फिर से बेगूसराय का जो सर्वांगीण विकास है, आज जो हमारा क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र है वह उपेक्षित है, और प्रोसेसिंग प्लांट लगना चाहिए। दलहन का प्रोसेसिंग प्लांट था यहाँ, माननीय रामजीवन बाबू का फिर हम स्मरण करते हैं। और चना की दाल का प्रसंस्करण होता था, मूंग की दाल का प्रसंस्करण होता था, और मक्का से 121 प्रकार का बनता है। जो मक्का का देखते हैं, जिसको ओढ़ा कहते हैं, उसमें जब दाना आता है तो ऐसे नहीं कीजिएगा, दूध निकलता है, उससे बेबी फूड बनता है, हॉर्लिक्स, मैंने 121 प्रकार की चीजें बनती हैं। उसका मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट, आम का प्रोसेसिंग प्लांट, टमाटर का प्रोसेसिंग प्लांट, लीची का प्रोसेसिंग प्लांट, मधुमक्खी पालन का, ये जो सरकार का आत्मनिर्भर, कैसे आत्मनिर्भर होगा? आप कोई उद्योग धंधा खोलने देते नहीं है, और जो उद्योग धंधा चलता है उसमें आप पैसा नहीं देते हैं। यदि एक क्षेत्रीय मक्का अनुसंधान केंद्र का विकास किया जाए तो बेगूसराय के किसानों की बेरोजगारी दूर हो जाएगी, लखपति से ऊपर चली जाएंगे। इसलिए यहाँ के किसानों का जो उत्पादन होता है, उसका जब तक प्रोसेसिंग प्लांट नहीं बनाइएगा, तो जो वैल्यू होता है उसका, एक मकई जो वैल्यू पहले हम देखते थे, कॉर्न फ्लेक, राजधानी में जाते पूछते थे क्या भाव है, 180, और उसमें मकई का दाम था गांव में 3 रुपया 4 रुपया। प्लास्टिक में बांध दिया भुंजा, 10 रुपया, 20 रुपया में सिनेमा हॉल में पॉपकॉर्न लेता है।
अब सोच लीजिए एक मकई से कितना। अच्छा सर, आपसे एक प्रश्न लेना चाहूँगा, जो कि किसान हमारा जवान और किसान का यह देश रहा है। जो शराब बनाने वाली कंपनी है उसके ना आदमी जिंदा रह सकता है, वो पूंजीपति हैं, अरबपति खरबपति हैं। मोबाइल बनाने वाली कंपनी है वो भी अरबपति खरबपति, उसके बिना भी जीवन चल सकता है सर। यूँ कहें कि सारी जो आधुनिकताएँ आई हैं सर, इन बनाने वाले जो भी इनके कंपनियां हैं उनके मालिक आज बहुत अमीर हैं, अरबपति खरबपति हैं सर। लेकिन अनाज जिसके बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता सर, उसको उत्पादन करने वाला किसान आज भी गरीब, फटेहाल और मजबूर है सर। चूँकि ये किसान की खेती का आधुनिकीकरण होने नहीं दिया, ये खाद का दाम बढ़ा दिया, ये कीटाणुनाशक का दाम बढ़ा दिया, खाद की कालाबाजारी में किसान मारा जाता है, ये सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं किया। और सबसे वाजिब दाम जब हम गेहूं उपजाते हैं, जब मकई उपजाते हैं, जब आलू उपजाते हैं, उस समय हमारा दाम नहीं जाता। अभी जहाँ तक देखिएगा व्यापक पैमाने पर सोयाबीन की खेती हो रही है, और जितने ज़्यादा खेती होगी तो कहता है कि अब मांग ही घट जाएगी। जब बाजार में मांग ही नहीं होगी तो वाजिब दाम नहीं मिलेगा। जी जी। इसलिए अभी जो आर्थिक संकट आया है, ये मांग ही घट गई। आप मजदूरी घटा रहे हैं, आप महंगाई भत्ता घटा रहे हैं। आप यदि मजदूरी घटा देंगे, कर्मचारी का, शिक्षक का वेतन घटा देंगे, तो पैसा यदि पॉकेट में नहीं जाएगा तो पैसा बाजार में जाएगा कैसे? और जब पैसा बाजार में नहीं जाएगा, किसानों के गेहूं का दाम घटा दीजिएगा, सोयाबीन का दाम घटा दीजिएगा, मकई का दाम घटा दीजिएगा, तो बाजार में पैसा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो मंदी होगी, महामंदी होगी, और जीडीपी नीचे चला जाएगा। और कोरोना से भारी संकट, महासंकट बेरोजगारी, महासंकट ये आर्थिक व्यवस्था, और इस सरकार की आर्थिक व्यवस्था की बदहाली की कोई चिंता नहीं है। अभी केवल उद्घाटन, केवल शिलान्यास, यह राजनीतिक अनैतिकता है, यह राजनीतिक अमर्यादा है, यह राजनीतिक विकृतियां हैं कि चुनाव के समय लोक लुभावने कार्यक्रम बतला करके जनता को आप भ्रष्ट बनाते हैं, मतदाताओं को भ्रष्ट बनाते हैं कि तुमको ये योजना हम दे रहे हैं, अब उसके एवज में वोट दो। यह राजनेता जनता के असमत के साथ, ईमान के साथ खिलवाड़ करते हैं नेता, और ये भारतीय मतदाताओं का घोर अपमान है, और इस अपमान का बदला हम लेंगे। अच्छा सर, आपसे एक और, चूँकि भारत युवाओं का देश है सर, और यहाँ के जो युवा हैं उनमें काफ़ी सकारात्मक ऊर्जा है सर। विश्व के सबसे युवा जो आबादी है, 65% से भी अधिक आबादी हमारे देश में युवा है सर। हम युवाओं के सिरमौर हैं और ये युवा देश के कर्णधार हैं। लेकिन विगत कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है कि युवाओं में धैर्य की कमी हो रही है। वो शॉर्टकट के चक्कर में उनमें जो परोपकारिता की भावना, जो हमारा संस्कार रहा, जिसकी बात आपने की, संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे वेद पुराण, हमारे शास्त्र, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम माना, जिसने अतिथि को देवता माना, अपने माता पिता का सम्मान और सत्कार करना, समाज और राष्ट्र के लिए जीना, आज कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आज के युवा जिन पर इस देश का भविष्य टिका हुआ है, वो अपने आप को सेपरेट मान रहे हैं, सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं? यूँ ना कहें कि उनका मुख्य उद्देश्य बस ये है कि सरकार, मतलब रोजगार में जाना है और अपना परिवार चलाना है। क्या कहेंगे सर, युवाओं को क्या प्रेरणा देंगे सर? देखिए, युवाओं को तो पहले शिक्षा से अलग कर दिया ना सरकार। नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, केवल नामांकन होता है महाविद्यालयों में, परीक्षाएं होती हैं महाविद्यालयों में, पढ़ाई नहीं होती है। जब शिक्षक ही नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है। जब विद्यालय में छात्र नहीं जाएंगे, जब वर्चुअल क्लास होगा, जब मोबाइल पर क्लास होगा, तो संस्कार आएगा ही नहीं। हमने संस्कार को भ्रष्ट हो जाने दिया। बच्चे का संस्कार शिक्षक के चरित्र से होता है, वो शिक्षक से सीखता है आमने सामने। और आपने छात्र और शिक्षक के बीच जो संवाद की प्रक्रिया थी, तो एक ऐसी संवादहीनता का सन्नाटा समाज में छा गया, और तुरंत कुछ प्राप्त करने की एक ललक, तत्काल
सेवा की ओर जो उन्मुख हो गए हमारे नौजवान, यही भटकाव है। जो राज सत्ता भी है वह नौजवानों को भटकाव की ही आर्थिक नीति, भटकाव की ही धार्मिक नीति, भटकाव की ही सांप्रदायिक नीति का खेल खेल रही है। इसीलिए हमें आशंका है कि अभी हमारे युवा कुछ दिन और भटकाव में रहेंगे। हालांकि उनका भ्रम टूट रहा है, उनका मोह खंडित हो रहा है, और जब वे हिप्नोटाइज करने वाले तत्व कमजोर होंगे, जब सम्मोहन की प्रक्रिया समाप्त होगी, तभी जाकर के युवा संस्कार पाएंगे और सही रास्ते पर आएंगे। लेकिन हम निराश नहीं हैं इन युवाओं से, क्योंकि उनकी चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ है। क्योंकि बेरोजगार सभी धर्म के, सभी जात के लोग हैं, महंगाई सबको तबाह करती है, महामंदी सबको तबाह करती है, कोरोना हिंदू मुसलमान, और ये तो कोरोना तो हम सेकुलर मानते हैं। और इसीलिए फिर हम दोहराएंगे कि स्वास्थ्य सेवा का सार्वजनिकरण करो, निजीकरण बंद करो, शिक्षा का निजीकरण बंद करो, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण बंद करो, और बेरोजगारों को रोजगार दो। ये जो पद सृजन पर रोक लगाए हो, खबरदार, जो भी सृजित पद हैं उन पे बहाली अविलंब करो, नहीं तो जो ज्वाला भभकेगी युवाओं की, उस ज्वाला में यह राज सत्ता भस्म हो जाएगी। सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और चूंकि आप जैसे विद्वत जन का सानिध्य मिलना बहुत बड़ी बात होती है, और आपके पास समय का काफ़ी अभाव रहता है, फिर भी आपने हमारे शुरू के लिए समय दिया। आगे भी हम आपके आशीर्वचन लेते रहेंगे सर। केवी स्टूडियो, जो डॉक्टर रोशन सर ने पिछले 4-5 महीनों से लगातार बेगूसराय के गौरव, या यूँ कहें कि आम जनमानस जो अपनी आवाज़ को बेगूसराय के हर कोने तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने विचार साझा करना चाहते हैं, चाहे हमारे ज़िले के राजनीतिज्ञ हो, साहित्यकार हो, डॉक्टर हो, खिलाड़ी हो, या हर विविध क्षेत्रों में काम करने वाले हो, उनके उस विचार को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए, समाज में वैचारिक क्रांति लाने के लिए डॉक्टर रोशन सर ने केवी स्टूडियो के तत्वावधान में कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय की इस मुहिम में जो एक कार्यक्रम चलाया है, इसके प्रति सर आपके आशीर्वचन हम चाहेंगे। हमने तो प्रारंभ में ही डॉक्टर रोशन को बहुआयामी व्यक्तित्व और बेगूसराय के विकास इस स्टूडियो के माध्यम से उसका जो नया मानचित्र गढ़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, फिर हम तहे दिल से उनका इस्तकबाल करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मंगल कामना करते हैं कि आगे बढ़ें, और हमारा समर्थन डॉक्टर रोशन और केवी स्टूडियो में आपके सहित आपके साथ जो आए हैं तमाम कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, और पूर्णतः संपूर्ण टीम की ओर से आपको बहुत हार्दिक अभिनंदन सर, आपका वंदन। और हम चाहेंगे समस्त जिले की आवाज़ को जो आप मुखर करते रहते हैं, हर उस आम आदमी की आवाज़ को आम जनमानस से संपूर्ण राष्ट्रीय फलक तक ले जाते हैं। इस आशीर्वाद, इस स्नेह को आप संपूर्ण जिलेवासी के लिए बनाए रखें। पुनः आपके मंगल स्वास्थ्य कामना करते हुए आपको पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद।